हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं अखंड भारत और गजवा हिंद पर वीडियो है। तो भाई देखते हैं वीडियो क्या है कि लॉजिक है भाई, मतलब कि गजवा हिंद का हम बचपन से सुनते आ जंगी रहे मंगी हैं। यहाँ पे आए थे। ना ना, बचपन से इस चीज से अच्छा सुनते अच्छा आ अच्छा रहे अच्छा, हैं कि गजवा गजवा हिंद। हिंद होगा अच्छा भाई। अच्छा। तो देखते हैं भाई वीडियो अखंड भारत। अब मैं आपको एक और तस्वीर और रादर एक मैप दिखाना चाहूंगा जो तब प्रेजेंट हुआ जब इंडिया ने 28 मई 2023 को अपनी नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का इफ्तिताह किया। जब इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन अरिंदम बख्शी से पूछा गया कि इस मैप का मकसद क्या है, तो उन्होंने कहा कि ये मैप किंग अशोका के जमाने की मौर्यन एम्पायर को डिपिक्ट करता है। सुपरफिशियली शायद ये बात दुरुस्त हो, लेकिन इसके पीछे जो सोच है वो सोच है अखंड भारत की। और ये बात इंडिया के मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स प्रहलाद जोशी ने अपने ट्वीट में साफ साफ लिख दी। द रिजॉल्व इज क्लियर, अखंड भारत। लेकिन आखिर ये मैप है क्या, और ये जो अखंड भारत का कॉन्सेप्ट है इसका मतलब क्या है? ये बात दोस्तों आप लोगों को समझाने के लिए मुझे आपको तारीख में लेके जाना पड़ेगा। चलो शायद आप लोगों को याद हो, जब मैंने गांधी जी पर वीडियो बनाई थी तो मैंने उनके असैसिन नथुराम गोडसे का जिक्र किया था। नथुराम गोडसे और उसके साथी नारायण आप्टे एक राइट विंग हिंदू ग्रुप आरएसएस के फॉलोअर्स थे, जिन्होंने गांधी को अपने साथियों के साथ मारने का प्लान बनाया। 30 जनवरी 1948 को नथुराम गोडसे ने गांधी को पॉइंट ब्लैंक गोलियां मारकर असैसिनेट कर दिया। गोडसे का ट्रायल हुआ और साथ नारायण आप्टे का भी, और फाइनली दोनों को फांसी की सजा दी गई। जिस दिन गोडसे को फांसी दी जा रही थी, यानी कि 15 नवंबर 1949, तो वो अपने सेल से बाहर निकला और बाहर निकलते ही उसने एक नारा लगाया, अखंड भारत, जिसके जवाब में नारायण आप्टे ने कहा, अमर रहे। लेकिन गोडसे और आप्टे की ये सोच अपनी नहीं थी, ये सोच उन्हें दी थी एक और एक्सट्रीमिस्ट राइट विंग हिंदू नेशनलिस्ट विनायक दामोदर सावरकर ने। शशि थरूर की किताब वाई आई एम अ हिंदू का रिव्यू करते हुए मैंने आपको वीर सावरकर से इंट्रोड्यूस करवाया था। सावरकर ही वो शख्स था जिसने हिंदुत्व के कॉन्सेप्ट को पॉपुलराइज किया, जिसका आज सबसे बड़ा फॉलोअर नरेंद्र मोदी है। सावरकर एडोल्फ हिटलर के फैशिज्म और जर्मन नाटसीज्म से बहुत इंस्पायर्ड था, और वो इसी फैशिज्म को इंडिया में राइज करना चाहता था। इसका प्रूफ है उसकी 1937 की स्पीच, जिसमें सावरकर ने कहा कि हिंदुस्तान एक होगा, कश्मीर से रामेश्वर तक और सिंध से आसाम तक। इसके अलावा सावरकर का कहना था कि हर वो शख्स जो इंडस दरिया से समंदर तक और हिमालय से नीचे रहता है, वो दरअसल हिंदू होली लैंड का हिस्सा है। सावरकर की स्टेटमेंट के रेफरेंस से अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार का मैप देखेंगे तो आपको अखंड भारत यानी कि अनडिवाइडेड इंडिया की पूरी कहानी समझ आ जाएगी। सो अखंड का मतलब है अनडिवाइडेड, और अखंड भारत का मतलब अनडिवाइडेड इंडिया। ये इंडिया के राइट विंग हिंदू नेशनलिस्ट का एक ऐसा ख्वाब है जिसमें अफगानिस्तान से लेके ऑल द वे टिल म्यांमार सिर्फ एक ही जियोपॉलिटिकल एंटिटी है। ये एक ही हिंदू होली लैंड है, और इस लैंड का नाम है हिंदुस्तान। सो अखंड भारत का जो कॉन्सेप्ट है वो ना अफगानिस्तान को मानता है, ना पाकिस्तान को, ना बांग्लादेश को, ना नेपाल को, ना भूटान को, और ना म्यांमार को। इसका प्रूफ आपको फॉर्मर आरएसएस चीफ गोलवलकर की इस स्टेटमेंट में मिल जाएगा। उसने कहा था कि पाकिस्तान इज एन अनसर्टेन स्टेट एंड वी शुड ट्राई टू यूनाइट बोथ द कंट्रीज इनटू वन। पाकिस्तान एक गैर यकीनी रियासत है और हमें पाकिस्तान और इंडिया को मिला देना चाहिए। मोरोवर गोलवलकर ने अपनी किताब बंच ऑफ थॉट्स में यह भी क्लेम किया कि अफगानिस्तान और ईरान को भी अखंड भारत का हिस्सा होना चाहिए। सावरकर और गोलवलकर के इन आइडियाज को एक और हिंदू राइट आइडियोलॉग पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने मजीद फैलाया। दीनदयाल के मुताबिक इंडिया इज वन नेशन टिल द ओशंस, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है। दीनदयाल के मुताबिक अखंड भारत का जो आइडिया है वो 3 वजूहात की वजह से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली ये कि पार्टीशन की वजह से इंडिया को पाकिस्तान से ज्यादा नुकसान हुआ, उसका डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ गया और इंडस्ट्री की प्रोडक्टिव कैपेसिटी कम हो गई। दूसरी ये कि पार्टीशन की वजह से कुछ सीक्रेट प्रॉपर्टीज पाकिस्तान के पास चली गई, जैसे कि ननकाना साहिब और आर्या समाज की करोड़ों की जायदाद। तीसरी वजह दीनदयाल के मुताबिक ये थी कि पाकिस्तान की वजह से मुसलमान अपनी गोल्डन मुगल एम्पायर के ड्रीम को रिवाइव कर लेंगे।
This is the reason why he wanted an undivided India. So अखंड भारत एज अ कॉन्सेप्ट एक ऐसा मुल्क है जिसका एक कॉन्स्टिट्यूशन है, एक पार्लियामेंट है, एक जुडिशरी है, एक मिलिट्री है और एक नेशन है। बाय द वे, जब मोदी साहब नवाज शरीफ से मिलने एक सरप्राइज विजिट पर लाहौर पहुंचे तो आरएसएस ने एक बयान जारी किया कि हमें आज भी यकीन है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश एक दिन इंडिया के साथ यूनाइट हो जाएंगे। इनफैक्ट 2012 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे तो उन्होंने भी अखंड भारत की बात की थी, जिसको उन्होंने नाम दिया था सांस्कृतिक भारत का, ड्रीम ऑफ अ यूनाइटेड इंडिया। यहां पर दो चीजें डिस्कस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो आरएसएस के ओरिजिनल थिंकर्स थे ना, वो ये कंसिडर करते थे कि अखंड भारत एक जियोपॉलिटिकल एंटिटी होगी जिसकी बाउंड्रीज होंगी अफगानिस्तान से नेपाल म्यांमार तक, जबकि आज की आरएसएस इसे एक कल्चरल कॉन्सेप्ट की तरह आगे लेकर जाना चाहती है। बट माय अपॉलॉजीज टू आरएसएस, आई एम सॉरी टू रेन ऑन योर परेड, बट द रियलिटी इज कि अखंड भारत ना एक जियोपॉलिटिकल एंटिटी बन सकती है और ना ही एक कल्चरल एंटिटी। बट व्हाई डू आई से दिस? इसकी बहुत सॉलिड रीजंस है। नेशन थ्योरी। सबसे पहली और सबसे बड़ी रीजन यह है कि पाकिस्तान की क्रिएशन हुई है टू नेशन थ्योरी के ऊपर, जो ये कहती है कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं, लिहाजा दे कैन नेवर लिव टुगेदर। ये टू नेशन थ्योरी इतनी तगड़ी थी, इसकी सोच अवाम में इतनी मकबूल थी कि अंग्रेजों की पावर होने के बावजूद पाकिस्तान को क्रिएट करना पड़ा। सो दिस टू नेशन थ्योरी विल नेवर अलाउ पाकिस्तान टू मर्ज विद इंडिया। ये तो हो गई पहली रीजन। दूसरी रीजन है पाकिस्तान की स्ट्रॉन्ग मिलिट्री। पाकिस्तान की मिलिट्री वो इदारा है जो सबसे तगड़ा है और ऑर्गेनाइज्ड है, चाहे वो पॉलिटिकली हो या फिर मिलिटरीली। पाकिस्तान मिलिट्री के होते हुए इट्स नेवर एवर 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 पॉसिबल कि पाकिस्तान इंडिया के साथ मर्ज हो जाए और अखंड भारत का हिस्सा बन जाए। तीसरी बड़ी रीजन व्हाई दिस अखंड भारत विल नेवर बी अ रियलिटी इज कि पाकिस्तान में तकरीबन 23 करोड़ मुसलमान रहते हैं और ये मुसलमान कभी भी इंडिया में मूव नहीं करना चाहेंगे, और अगर ये मूव हो भी गए तो इंडिया की पॉपुलेशन डेमोग्राफिक्स तहस नहस हो जाएंगे। मुसलमानों की पॉपुलेशन वहां बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी एंड इंडिया वुड नेवर वांट दैट, क्योंकि मुसलमानों की आबादी में इजाफा आरएसएस की आइडियोलॉजी के खिलाफ है। इट इज अगेंस्ट द हिंदुत्व आइडियोलॉजी। चौथी रीजन ये कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है और एक न्यूक्लियर पावर कभी भी अपना लैंड किसी और मुल्क को नहीं दे सकता। दिस इज ओनली पॉसिबल इफ पाकिस्तान लूजेस द न्यूक्लियर वॉर, और अगर इस खित्ते में न्यूक्लियर वॉर हुई तो ना पाकिस्तान बचेगा और ना इंडिया। एक और रीजन जिसकी वजह से अखंड भारत कभी भी रियलिटी नहीं बन सकता वो ये कि ये कॉन्सेप्ट खुद इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के खिलाफ है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी ये कहती है कि वो एक नॉन रिविजनिस्ट स्टेट है, यानी कि इंडिया एक ऐसा मुल्क है जो अपने बॉर्डर्स को नहीं बदलना चाहता, वो मजीद लैंड इन्वेड नहीं करना चाहता, लिहाजा अखंड भारत बिकम्स नल एंड वॉइड। और आखिरी रीजन ये कि पाकिस्तानी के हालात जितने भी खराब हो, वो जितना ही गरीब हो, वो जितना ही महंगाई का मारा हुआ हो, वो कभी भी इंडिया के साथ मर्ज नहीं होना चाहेगा। अब सवाल यह है कि जब ये इतना इम्प्रैक्टिकल आइडिया है तो व्हाई डू पीपल इन इंडिया कीप ऑन टॉकिंग अबाउट इट? वो इसलिए कि ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है टू विन द इलेक्शंस। यहां पे मुझे हामिद मीर का एक शो याद आ रहा है जो आज से 10-15 साल पहले रिकॉर्ड हुआ था। उसमें एक इंडिया के फॉर्मर मिलिट्री जनरल मौजूद थे। उसने एक बहुत ही जबरदस्त बात कही। उसने कहा कि इंडियंस बहुत फ्रूगल हैं, बहुत इंटेलिजेंट है, आईटी में इंडिया का बहुत बड़ा नाम है और दुनिया में हर जगह इंडियंस की वाह-वाह है। दे आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट एक्सेप्ट व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान। पाकिस्तान का नाम सुनते ही न जाने इंडियंस को क्या हो जाता है, दे स्टॉप बिहेविंग वाइजली। और इसी अनवाइज नेचर का नतीजा है ये अखंड भारत का कॉन्सेप्ट। जिस तरह आरएसएस के लोग इंडिया में अखंड भारत की बात करते हैं, इसी तरह पाकिस्तान में भी कुछ यूटोपियन माइंड्स हैं जो गज़वाए हिंद की बात करते हैं। अब ये गज़वाए हिंद क्या है? बेसिकली ये नारा है कुछ वायलेंट ट्रांसनेशनल नॉन स्टेट एक्टर्स का जो रिलीजियस फैनेटिक्स हैं और चाकू, छुरियों और डंडों के जरिए हिंदुस्तान को फतह करना चाहते हैं। यहां पर मैं अपनी इंडियन ऑडियंस को एक बात बहुत ही प्रैक्टिकली बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान की स्टेट
और स्पेशली पाकिस्तान की आर्मी का गजवा हिंद के कॉन्सेप्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। इसकी बहुत ही ऑब्वियस रीजंस है जिसका जिक्र मैं वीडियो के लास्ट में करूंगा। एनीवेज, पहली बात यह कि गजवा हिंद का जिक्र ना तो कुरान मजीद में है और ना किसी हदीस में। रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट और टेररिस्ट ने भरपूर कोशिश की है कि इस सो कॉल्ड अजीम लड़ाई को इस्लाम से जोड़ दिया जाए, बट दिस इज नॉट ट्रू एट ऑल। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। यहां पर थियोलॉजिकली मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूं कि इस्लामिक लिटरेचर के मुताबिक गजवा सिर्फ उन जंगों को कहा जाता है जिसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद शिरकत की या उन जंगों को खुद लीड किया जिसमें हुजूर पाक ने किसी और जनरल को अपॉइंट किया, उनको सरिया या मार्का कहा जाता है। कुछ मुस्लिम स्कॉलर्स कहते हैं कि गजवा हिंद के हवाले से कुछ अहादीस को मोहम्मद बिन कासिम के जमाने में फैब्रिकेट किया गया, इसीलिए स्याह सत्ता में कहीं भी गजवा हिंद का जिक्र नहीं है। इट्स जस्ट अ टूल टू मिसलीड यंग माइंड्स। गजवा हिंद सिर्फ मासूम लोगों को टेररिस्ट बनाने का एक जरिया है। इट हैज नथिंग टू डू विद द स्टेट ऑफ पाकिस्तान एंड द पीपल ऑफ पाकिस्तान। इसकी बहुत ही सॉलिड लॉजिकल रीजंस हैं। पहली तो ये कि इंडिया पाकिस्तान से तकरीबन 4 गुना बड़ा मुल्क है। सो इंडिया ऑफ कोर्स इज मोर पावरफुल देन पाकिस्तान। उसकी मिलिट्री पावर भी पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा है। कोई बेवकूफ ही होगा जो अपने से 4 गुना मुल्क बड़े पर कब्जा करना चाहेगा। दिस इज नेवर पॉसिबल। दूसरी रीजन यह है कि पाकिस्तान के इकोनॉमिक कंडीशंस ऐसे नहीं है कि पाकिस्तान किसी भी जंग को अफोर्ड कर सके। वी हैव हार्डली सर्वाइव्ड अ डिफॉल्ट। पाकिस्तान में लोगों के पास रोटी खाने के पैसे नहीं है। हाउ कैन दे अफोर्ड टू फाइट अ वॉर? तीसरी बात यह कि एक आम कॉमन पाकिस्तानी का इस कॉन्सेप्ट गजवा हिंद में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो सारी उम्र बेचारा अपनी जिंदगी को बेहतर करने में गुजार देता है। He spends his entire life in making both ends meet. लिहाजा this concept is futile and meaningless. और आखिरी रीजन मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। याद रखें, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है और ये जो एटॉमिक बॉम्ब्स है ना, ये यूज करने के लिए नहीं होते, ये सिर्फ एक डिटेरेंट होते हैं ताकि दूसरे मुल्कों को बताया जा सके कि अगर तुम लोग हम पर हावी होए तो हम लोग इन हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड इफ दिस एवर हैपेंस then both of the countries will not survive and Pakistan will never want that. So conclusion हमारा यह है कि ना गजवा हिंद पॉसिबल है और ना अखंड भारत, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कुछ और बेहतरीन चीजें पॉसिबल हैं, जिसमें नंबर 1 है कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन। इट्स हाई टाइम कि दोनों मुल्क फ्रेंडली और कॉर्डियल रिलेशनशिप को डेवलप करें। ये इन दोनों मुल्क के करोड़ों लोगों के फेवर में जाएगा। दूसरी चीज जो इन दोनों मुल्कों में पॉसिबल है वो है ट्रेड। इट्स सो अनफॉर्चुनेट कि ये दोनों इतने बड़े मुल्क हैं लेकिन हार्डली इनके दरमियान ट्रेड होती है। अगर हमसे ट्रेड खोल देना इन दोनों मुल्कों में तो इन दोनों मुल्कों की जो गरीब आवाम है उनके हालात बहुत बेहतर हो सकते हैं। तीसरा ये कि वी नीड टू हैव कल्चरल एक्सचेंज बिटवीन द टू कंट्रीज। आज दुनिया एक ग्लोबल विलेज है और कल्चरल एक्सचेंज इज इंडिस्पेंसिबल। एक और चीज जो दोनों मुल्कों में हो सकती है वो है स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी। पाकिस्तानीज एंड इंडियंस लव क्रिकेट। इस क्रिकेट को प्रमोट किया जाए और इस प्रमोशन के जरिए पाकिस्तान और इंडिया के डिप्लोमेटिक हालात को बेहतर किया जा सकता है। इसके अलावा दोनों मुल्कों को अपने लोगों के ऊपर इन्वेस्ट करने की जरूरत है। वी शुड शेयर आवर ह्यूमन रिसोर्स ताकि दोनों मुल्कों में ह्यूमन कैपिटल डेवलप हो, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर हो और हम लोग मिलके नई नई इजादात कर सकें। एक और काम जिसके अंदर पाकिस्तान और इंडिया मिलके काम कर सकते हैं वो है गुर्बत का खात्मा। जितनी पाकिस्तान में पॉवर्टी है उतनी ही इंडिया में है। लिहाजा इन दोनों मुल्कों को अपने गरीब लोगों के लिए काम करना चाहिए और मिलके काम करना चाहिए। मोरओवर बोथ द कंट्रीज कैन वर्क ऑन बिग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे कि क्रिएशन ऑफ रोड नेटवर्क, पावर एंड डैम्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि अगर हमारे ताल्लुकात अच्छे होंगे तो हम लोग अपनी मिलिट्री के ऊपर कम स्पेंड करेंगे। पाकिस्तान अपने बजट का तकरीबन 15 से 16% मिलिट्री के ऊपर खर्च करता है, विच इज ह्यूज। सिमिलरली इंडिया का भी मिलिट्री एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है। अगर हम अपने हालात बेहतर करेंगे तो आवर मिलिट्री एक्सपेंडिचर विल स्लो डाउन और वहां से जो पैसे बचेंगे वो हम अपनी गरीब आवाम को दे सकेंगे। और आखिर में ये कि वी नीड टू हैव मोर पीपल टू पीपल कांटेक्ट। हम लोग आपस में ट्रैवल करना शुरू करें। इंडियंस पाकिस्तान आए, पाकिस्तान को देखें। सिमिलरली पाकिस्तानी शुड गो टू इंडिया। बोथ आर एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल कंट्रीज। जब जापान और कोरिया आपस में फ्रेंडली नहीं रह सकते, जब यूरोपियंस इतनी जंगें लड़ने के बाद एक दूसरे से फ्रेंडली हो सकते हैं, then why can't India and Pakistan do this? It's high time कि अखंड भारत और गजवा हिंद जैसे फ्रिवलस और यूटोपियन कॉन्सेप्ट से निकलकर
हम लोग दोनों मुल्कों की अवाम का सोचें, सो दैट बोथ द कंट्रीज कैन प्रॉस्पर। मेरी बातों के बारे में जरूर सोचिएगा, जज्बात से नहीं, दिमाग से। दिमाग से। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। Until next time, goodbye। श्याम शर्मा की तरह नहीं गया। हम्म। ऐसे ही है यार, बहुत कमाल की वीडियो है, लेकिन भाई के जो 2-3 एंड पर मतलब के थी ना बातें, वो काफी एक इंटरेस्टिंग थी। मतलब कि पहले तो सारा बोल दिया कि ये चीज होनी चाहिए, लेकिन लास्ट में भाई वही पाकिस्तानी माइंडसेट कि हमें एक दोनों मिलकर एक गुर्बत को खात्मा करना चाहिए, सारी चीजों को खात्मा करना चाहिए और इंडिया और पाकिस्तान भाई ट्रैवल करें, ये हम चाहते हैं। ऊपर से बीच में ये बात मतलब कि बोली है कि हम जो मुल्क हमने बनाया था ना, ये 2 नेशन थ्योरी पर बनाया था कि हिंदू मुस्लिम इकट्ठा रह ही नहीं सकते, लेकिन एंड पर ये बोल दिया कि ट्रैवल करें, नॉर्मल हालात करें, एक दूसरे के साथ बैठे, तो ये चीजें कैसे पॉसिबल हो सकती है। बाकी भाई अगर बात करें ना गजवा हिंद और अखंड भारत की, तो ये भाई नो डाउट है हर पाकिस्तान के माइंड में ये चीज भाई थोपी जाती है, हर एक बच्चे के माइंड में थोपी जाती है कि अखंड मतलब के गजवा हिंद होगा, उसमें वो जो फौजें हैं ना अब जो मतलब के मर चुकी हैं, मोहम्मद बिन कासिम फिर से जिंदा होगा और फिर से वो फौजें आएंगे और भाई अखंड भारत वो एक तलवार के जोर पर मतलब के फतह करेगा पूरे हिंदुस्तान को। तो ये लॉजिक भाई इधर दिया जाता है, इसमें इसका कुरान में भाई कोई मतलब के एक जिक्र नहीं, लेकिन हमारी जो मौलवियों का जिक्र है, हमारी जो भाई इन्होंने मतलब के फेक एक हिस्ट्री बनाई हुई है ना, उसमें इन्होंने भाई कुरान के साथ उस चीज को जोड़ दिया है कि हाँ भाई वो चीज एक है। लेकिन अगर अखंड भारत की बात करें ना, तो इंडिया का भाई पहले ये एक मानना था कि जो अखंड भारत है ना, पहले ये हमारी एक हिस्सा होता था, पाकिस्तान बांग्लादेश और ये जो सारे इलाके थे, तो हमारी एक ख्वाहिश है मतलब कि अखंड भारत एक इकट्ठा हो जाए। लेकिन अभी वो पाकिस्तान को क्या करेंगे लेकर, आपने साथ बांग्लादेश को जोड़कर वो क्या करेंगे, इंडिया अफगानिस्तान को या अफगानिस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश इनका बेड़ी गर्क हुआ है। ये जो पहले एक माइंड सेट था ना, तब एक आजादी का था सारा चीज है, और वो चाहते थे कि पाकिस्तान मतलब कि अलग एक देश ना बने, लेकिन ये हमारा देश भी बना मतलब कि करने के लिए 2 नेशन थ्योरी पर हमारा देश बना। कैदी आजम ने भाई स्पीच दी थी कि मतलब कि जो अकलीतें हैं ना उनको सबको हकूक मिलेंगे, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है हम उनका ध्यान रखेंगे, उसमें कोई चीज ऐसी नहीं आएगी। लेकिन वो हमने चीज भाई टोटली ये खत्म कर दिया, हमने इधर कैद आजम को खत्म कर दिया था, वो वादे कहां पे रहेंगे। कैद आजम को इन्होंने खत्म कर दिया था, कुछ दिन जीने दिया था बेचारे को इन लोगों ने, कुछ दिन जीने दिया, उसकी बहन को भाई इन्होंने मतलब खत्म कर दिया। तो ऐसे लियाकत अली खान को गोली मार से भाई बोल रहा है हमारी मिलिट्री बहुत पावरफुल है, तो भाई मिलिट्री पावरफुल है हमारे लोगों पर, हम पर वो पावरफुल है। अगर वो किसी और दूसरे के साथ जंग करते हैं तो वो भाई एक घुटनों पर आ जाते हैं, अलग वो पावर नहीं रखते, जलील हो जाते हैं। वो पावरफुल है हमारे मतलब के, लेकिन हमारे जो है ना गजवा हिंद, ये अभी लॉजिक बहुत दिया जाता है, ये प्रॉपरली भाई एक मतलब कि ये बढ़ाया जाता है। लेकिन जो अखंड भारत है ना, उनका लॉजिक सही है, क्योंकि उन्होंने अब मलाना नहीं है, वो तो एक दावा करते हैं जो एक रियलिटी है कि भाई पहले हमारा ये मतलब कि अखंड भारत होता था। जब मतलब कि वो एक मैप दिखा रहे हैं ना, वो उन्होंने एक मतलब कि याद ताजा की थी कि यार ये चीज एक हुई थी, अखंड भारत हमारा था, पाकिस्तान अलग हो गया, मतलब कि बांग्लादेश साइड पर हो गया। तो ये चीज हम चाहते हैं कि अब तो मुझे लगता है कि वो नाम भी नहीं लेते होंगे पाकिस्तान को, उन्होंने अब करना क्या है। यार मेरी बात सुनो ना, ये बात आप देख लें कि ना तो अफगानिस्तान के हालात ठीक है, ना पाकिस्तान के हालात ठीक है, ना बांग्लादेश के हालात ठीक है। इन तीनों को कंट्रियों को लेके वो अपनी जो इकोनॉमी इतनी अच्छी की हुई है, उन लोगों ने इतना डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, वो सब कुछ अपना जो है वो इन्होंने फ्लॉप करनी है सारी चीजें, इनके साथ उन्होंने लेना क्या इनसे। बाकी भाई रह गई बात वो जो 2 नेशन थ्योरी वाली आप बात कर रहे हैं, कैद आजम ने कहा था जी सबको हकूक मिलेंगे, कैद आजम को क्या हकूक मिला था, उस बंदे को उन्होंने बख्शा था, लियाकत अली खान को गोली मार दी, फिर भाईजान उसके बाद उसकी बहन कैद आजम की जो है उसको मार दिया। कैद आजम को देखे यार, एक बंदा कंट्री बना रहा है, उस बंदे की भाई एम्बुलेंस खड़ी रही है, जो रेस्क्यू वाली गाड़ी है ना वो रोड के ऊपर खड़ी है, अभी क्या है जी उसमें पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल खत्म हो गया। इसने न्यूक्लियर आग को बनाया था, उसको इन्होंने उस बंदे से पूछा था एक एंकर ने भी आपकी जिंदगी की सबसे जो है ना गलती क्या है, पछतावा और गलती क्या। उस बंदे ने कहा कि जो मैंने पाकिस्तान को ये न्यूक्लियर बम बना के दिया है।
सबसे बड़ी गलती मेरी ये है कि मैंने इनको बना के दिया और मुझे जलील होना पड़ रहा है। इस बंदे को इन्होंने कहीं का नहीं छोड़ा है, मुझे लगता है बेचारा मर गया कहीं। हाँ, मर गया 9 साल कैद इन्होंने रखा था, वो बेचारा भागा हुआ था। उसके बाद इन्होंने पकड़ के यहाँ पे लाया, बूढ़ा था, रोड के ऊपर बिठाया हुआ था ऊपर इसको। से यार ये जो लॉजिक देते हैं ना, मतलब कि साउथ कोरिया, ये फलाना डमकाना, ये इकट्ठे हैं, यूरोप इतना लड़ा कुत्ते की तरह, वो साथ बैठे हुए हैं, मतलब कि उन्होंने वर्ल्ड वार 2 लड़ी और सारा कुछ हुआ है, फिर भी वो इकट्ठे बह रहे हैं। भाई साहब उनका रिलीजियस एक था, यूरोप का रिलीजियस एक है, इसलिए वो इकट्ठे बह रहे हैं। अगर मतलब कि कुछ और होता ना, एक साइड पर और होते, एक साइड पर और होते, तो आज मतलब कि वो तबाही एक दूसरे की मतलब यार आप बचा देते। जो जर्मन है इसके साथ मिलके सब यूरोप सारे ने मिलके जो सोवियत यूनियन है उसके खिलाफ जंग लड़ी थी। अब भाई रशिया से ही सारी चीजें ले रहे हैं, पेट्रोल वहां से लेते हैं, गैस वहां से लेते हैं। उनका रिलीजियस एक है ना, इसलिए यूरोप नहीं लड़ता, इसलिए इकट्ठे यही बैठे बात है हैं। ना। वो बंदे इतनी भाई उन्होंने जंगे लड़ी, इतने भाई कत्ल हुए, इतनी उनकी भाई जाने गई वहां पे, फिर भी वो बंदे एंड पे भाई ठीक है अपनी ट्रेड कर रहे हैं आगे, जो आगे जैसे जिंदगी भाई चल रही है उसको चला रहे हैं। हम यहाँ पे जी बम सिर्फ इतनी रेंज का हो कि इंडिया के ऊपर जाके गिरे, बस जी। बिल्कुल यार, एक काफ़ी अच्छी वीडियो थी और भाई ने कोशिश यही की है कि मतलब जो हमारी तरफ से एक गजवा इनका बोला जा रहा है ना, वो बस एक आम सी बात है, तो concept ऐसा ही हम नहीं है भाई करने इस वाले चीज़ का। नहीं है, या हमारी कोई ऐसी सोच नहीं है। अपने आप को एक काफ़ी पाक साफ उन्होंने करने की कोशिश की है, मतलब ये कि हमारी जो एक आर्मी काफ़ी स्ट्रांग है और आगे से जो है ना दूसरे वो चीज़ें जो एक करने वाले हैं ना, वो इंडिया भी नहीं कर सकता है। अब ये देखिए कि आज तक हर जगह पे हम यही सुनते आ रहे हैं कि भाई हमने गजवा हिंद करना है। हमारे जो एक बहुत सारे पूर्वज उलमा है ना, उन्होंने भी ये बयान करते हैं, जब इंडिया का एक टॉपिक आता है ना, तो तब उन्होंने एक ये चीज़ जो है ना वो ज़रूर बोलनी होती है। जो मौलवी साहब बैठे हैं ये भी आपको बता देंगे कि एक ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मतलब इनकी तरफ से ये हाँ। सारी चीज़ें की गई हैं ना कि हम एक जिहाद करेंगे और जिसमें एक गजवा हिंद होगा, हमारी जो सेना है वो एक चढ़ जाएगी इंडिया के ऊपर, हम जो एक इंडिया पूरा कब्जा लेंगे। मतलब ये किस तरह का लॉजिक है। अब ये देखे कि एक जो चीजें ना होने वो वाली भी है ना, छुरियां चाकू से। सबर भी कर लिया कर किसी टाइम जो चीजें है ना वो मतलब एक हम ये सुनते आ रहे हैं, ये देखते आ रहे हैं, और ये अब भी एक जो है ना हमारे सामने जो है सारी चीजें हो रही हैं। ये नहीं कि अब भाई ने वीडियो बनाई, वीडियो भी कितनी पुरानी है कि हम ये अब सोचते नहीं है, हमारी कोई ऐसी थिंकिंग नहीं है। तो आपके पास वो एक लाल टोपी होता था, उसका हर जैसे फ्राइडे को एक शो होता था कि भाई गजवा हिंद आपने बात गजवा हिंद करना कैसे, आपने एक जो अपनी एक बंदूकें हैं जो तरीके से वो जाता चलानी कैसे हैं, सारी चीजें वो बताते आ रहे हैं। कौन है लाल टोपी, उसके पीछे कौन है, क्या वो कर रहा था, ये आप देखे ना। अब ऐसे ही वो है आप बयान कौन दे है? देते हैं, लेकिन उधर से वो अखंड भारत का भी एक इंडिया ने दिखाया था। बाकी ये कि भाई तो बोलता है मिल के रहो। अब मिल के कैसे रहना है, मिशन संदूर कर दो, कश्मीर में अटैक करवा दो, वहां पे जो एक बेकसूर लोग वहां आ रहे हैं कि वो जो एक अपना भाई अपने टेम्पल पे यात्रा पे जाते हैं, उन पे अटैक करवा दो, उनकी आर्मी पे अटैक करवा दो। यहाँ पे कितने आप एक जो है ना आप देख ले कि एक बड़ा ताज होटल है उसके ऊपर अटैक करवा दो, यहाँ से सारी प्लानिंग करो। कैसे आप मिल के रह सकते हैं? पता नहीं यार, ये कौन सा लॉजिक दे देते हैं इधर बैठे बैठे यूट्यूब पे। भाई वीडियो बहुत अच्छी है। जैसे ही भाई ने ये बात की है ना कि अखंड भारत और गजवा हिंद, तो ज़ाहिर बात है ये टाइम गुजर चुका है बहुत पहले का। क्योंकि ना तो आप अखंड भारत हो सकता है, ना ही वो गजवा हिंद वाला सिस्टम दोबारा शुरू हो सकता है। अब इन्होंने सिर्फ एक दूसरे को यही काम बनाया हुआ है कि भाई 6 माह बाद, साल बाद एक भाई 2 बात करने हैं, उसके बाद सुकून से बैठ जाना है, और इससे आगे इन्होंने कुछ भी नहीं करना। ना तो ये वो गजवा हिंद वाली हरकत कर सकते हैं, ना ही वो अखंड भारत वाली हो सकती है। भाई ने सही बताया है कि ना तो आप पाकिस्तान इंडिया में भाई मूव कर सकता है, ना बांग्लादेश मूव कर सकता है, ना ही अफगानिस्तान मूव कर सकता है, और ना ही पाकिस्तान या कोई भी कंट्री इंडिया जो है उसको चाहे कि भाई वो हमें गजवा हिंद की तरह वो जैसे पहले उन पर अटैक करते थे या उनको लूटते थे, तो वो हमें जो जाकर इंडिया को जो है ना वो अपने कब्जे में कर लेंगे, वो काम बिल्कुल खत्म हो चुका है। वो चीजें जो है ना वो है ही नहीं। दूसरी उसने सही बोला है
कि भाई जहरी बात है, अगर ये एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते तो ना रहें, लेकिन एक जो ट्रेड पहले जो इनकी एक ट्रेड चल रही थी वो चलनी चाहिए, ताकि एक दूसरे के साथ जो लेन देन है, जहरी बात है, वो चलता रहे। दूसरी बात नहीं बंद की थी तो भाई आपको बहुत देर टाइम दिया है, आप बोला करें। मैंने आपको 50 बार बोला है कि जब आपके पास टाइम होता है आप जितना मर्जी बोले, कोई आपको छोटी नहीं है कि आप जितना थोड़ा बोले, सिर्फ आप लंबी तकरीर जितनी मर्जी करें। लेकिन एक दफा मैंने आपको पहले भी समझाया कि मेरी बात पे नहीं बोलना, तो अगर चाहे जो मर्जी हो जाए। आप अगर झूठ बोलते रहे तो मैं झूठ बोलूंगा, उसके बाद आप जवाब देंगे। सच बोलते हैं। नहीं, उनके पास तो वो चिट्टा कहाँ है ना, उनका तो चिट्टा है, का ट्रेड बांध तो उसने वो किया। ब्लैक है ही नहीं। इसमें आप ठीक है, छुपाने वाली कौन सी बात? तो भाई आप हम शुरू करवा दें। यार वो छोड़ नहीं दें। करना चाहते। मौलवी साहब, ये छोड़ दें। मौलवी साहब कैसे होगी आप बता दो एक बार। उसने उसका बता उसने सिर्फ दिया एक मुझे। बार रोकी है, हाँ। उसके बाद ताला लग गया है। वो ताला वो लगा कर गया है जो सारी जिंदगी टूटे गई नहीं। तो नहीं ऐसा ताला उसने लगाया है। उसका उसने जो अनाउंसमेंट की थी वो एक बता दे जिस पर इन्होंने अमल किया है। हमारी गवर्नमेंट ने कोई एक चीज ऐसी बता दे, जो बातें उसने बताई थी, एक बात पर अमल जो इन्होंने किया है। सिर्फ उसने ट्रेड, बोला सिर्फ दूसरी कंट्री ट्रेड पर उसने लाग लगाया है। मेरी बात सुनो। ये सिर्फ ट्रेड पर उसने लाग लगाया है, बाकी हर चीज पर इन्होंने ताले तोड़ दिए हैं। सिर्फ वो ट्रेड वाला ताला इनसे नहीं टूट रहा। क्यों? तो वो ट्रेड का सिर्फ ताला खाली लगा हुआ है, साइड से ये सारी ट्रेड कर रहे हैं। वो मरियम नवाज का जो बेटा है, मरियम नवाज का जो बेटा सफदर का जो बेटा, मरियम नवाज का भी बेटा है, ठीक है, उसकी सारी मशीनरी इंडिया से हमारे मुल्क में आई है। वो कैसे आई है? वो कौन सी ट्रेड के जरिए आई है? वो कैसे कहां से निकली है? वो इंडिया से नहीं आई। ओ चाचा जी इधर रो कर लोग थक गए हैं। सुना। भाई मेरी बात पहले सुन ली। इधर रो कर लोग थक गए हैं कि इंडिया के साथ आपने ये ट्रेड तो बोल दी कि इमरान खान ने कट लगा दिया है। इस ट्रेड पर इमरान खान ने कट लगाया। पूरे ये कैसे पाकिस्तान होगी? में जो मेडिसिन आ रही वो इंडिया से आ रही, दुबई जाती, वहां इधर आ जाती है। तो सारे लेकिन वो मशीनरी ट्रैक इंडिया से इंडिया से वो ट्रैक इंडिया से इम्पोर्ट हुई है। डायरेक्ट इंडिया से हाँ आई है भाई। ये भारी या सफर नहीं होता कैब हो गया ये वो ट्रैक इंडिया से इम्पोर्ट हुई डायरेक्ट है। इंडिया से आप वो ट्रेड ऊपर ही नहीं करते, उनकी मर्जी। ना करें। पहले किसी प्राइम मिनिस्टर हमने किसी ने बांध ही नहीं की ये हम कौन से उनकी मिन्नत कर रहे हैं कि ट्रेड चला दो। आपको मसला है, वही बात है ना, आप वो नहीं ओपन कर रहे, आप वही ओपन। आपने अभी बोला है कि ये ट्रेड वगैरह ताला लगाया है, ट्रेड वगैरह लगा है, ठीक है। बाकी पाकिस्तान इमरान खान के बाद ट्रेड नहीं हो रही। पाकिस्तान में इतने रेडिकल है, मतलब के प्राइम मिनिस्टर जो 2 नंबरी चीजें हैं वो आप ले रहे आप हैं सुन लो, अपने जवाब- असूल के लिए। जवाब भी सुन लिया करो। अच्छा। पाकिस्तान में इतने रेडिकल प्राइम मिनिस्टर आए हैं, किसी ने ये स्टेप लिए ही नहीं है। मतलब कि किसी ने बोले नहीं कि इंडिया के साथ हमारी ट्रेड बंद हो जाए, क्योंकि उनको पता था कि हम 5 साल हैं, हमने खाकर निकल जाना है, पीछे अवाम को बहुत नुकसान होगा। लेकिन यही एक पागल था जिसने नशा करके बोली थी सारी बातें कि फॉरेन से जो लोग हैं ना वो पाकिस्तान में काम करने आएंगे, कंपनी फॉरेन से भाई इधर आएंगी, इधर वो बिल्ड करेंगी सारी चीजें। आप अभी बोल रहे हैं कि उसने जो चीजें बताई इन्होंने एक पर भी नहीं अमल किया। आप हमें एक चीज बता दो उसने अच्छी बोली हो। उसने अच्छा एक मिनट, 3 साल हो गए वो अंदर है, वो नशे वाला था। आप ईमानदार है, अकल वाला है, शऊर वाला है। आप मुल्क के हालात ठीक क्यों नहीं हो रहे? मुल्क के लाभ कौन सी चीज हमारे मैंने भी ऐसे मुल्क के लाभ एक चीज बताएं, एक चीज बता दें जो हमारे मुल्क में आवाम को मिल रही है। मुल्क के कौन सी चीज लाभ आवाम ऐसे को ठीक रिलीफ नहीं पे मिल होते, रही है? क्योंकि आपके पास कुछ है ही नहीं। अच्छा, यहाँ जब उसको पकड़ा था जेल में डाला अभी हाथ है। 5 अरब डॉलर हमारे मुल्क में पड़ा था, हमारे बैंकों में। तो तो आप कहाँ गया वो? तो आप तो खजाने खाली है। तो मैं नहीं बताना, बाहर से जो उसने बाहर से जो है IMF से कर्जे ले रहे हैं, वो अपने ऊपर मैं नहीं बता- खर्च कर रहे हो। अवाम को तो मैं नहीं बताना, मेरी भी सुनो, मैं मैं तो नहीं बताना। बताऊंगा। तब आपके सऊदी अरेबिया से अच्छे ताल्लुकात थे, उन्होंने पैसे वापस नहीं लिए थे। दुबई के साथ अच्छे थे, अब दुबई ने आपके वीजे भी बंद कर दिए। ऑन ग्राउंड आपकी इंडिया के साथ जंग लगी हुई थी, उधर उन्होंने बोला हमारा कर्जा इधर निकालो, उन्होंने सारे पैसे भाई निकाल लिए। तब बाहर जो मुल्क है उनके पैसे इधर पड़े थे, हमारे पास तो कुछ था ही नहीं। अभी भी हालात खराब है, तब भी हालात खराब थे। अब इधर किसी ने भोंगी मारी है कि फॉरेन से कंपनी इधर आएंगी, फॉरेन से लोग पाकिस्तान में आएंगे, वो तरसेंगे पाकिस्तान के पासपोर्ट के लिए। इधर किसी ने नहीं आप भोंगी मारी।
वो भोंगिए मारता था नशा पी कर। अब लोग इधर हैं वो बातें किसी करता प्राइम रहे मिनिस्टर होने वाली ना हो। किसी प्राइम मिनिस्टर किसी मिनिस्टर ने बात ऐसी भोंगी मारी है, इनको पता है हमारे पल्ले है नहीं। शहबाज शरीफ है बेचारा, वो बोलता है मांगते हमने मांग कर खाना है। उसने सही बात बोली है, ये नशई था, इसने बोला था अमेरिका को मैंने ना बोल दिया है। हाँ भाई ना बोल दिया हमने। हमें जो पता है हमारी औकात नहीं है, क्यों भेजा था हमें जो पता है हम हमारी औकात नहीं, हम गरीब हैं, तो भाई गरीबों जैसी बात करें। अब आप बोलते हैं कि शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, ये सबको मतलब कि आंखें दिखाएं किस बात पर? उनसे भाई जो होता है वो करते जा रहे हैं। ये मारता था भोंगी, उन्होंने भाई जेल में पकड़कर इसको डाल दिया कि भाई इधर पड़े रहो। भाई ये गरीब थे तो फिर जंग किसने लड़ी है, किसने लड़ी है? जंग किसने लड़ी है? क्यों? मरियम नवाज का एक स्टेटमेंट दिखा दो जंग के ऊपर, तब्दीली के दौर में लड़ी सपोर्ट गई कर है, रहे ये हैं। भी तो बता दें। भाई आपकी आर्मी ने लड़ी है। इमरान खान ने जो जंग लड़ी। कारगिल वार थी इमरान खान ने आपका, जंग जो लड़ी। कारगिल वार थी, इमरान खान ने नवाज शरीफ उधर लाहौर में था बेचारा, मुशर्रफ ने पीछे से जंग छेड़ दी। इमरान खान को जिसने जेल में डाला है उनसे आप आगे तो जाकर बात इमरान करें। खान ने भी लड़ी है जब वो अभिनंदन वाला काम शुरू हुआ था। एक रात ये में तो भाई वैसे है, से इसके भाई एक हाथ में आ गई तो इसने बंदा छोड़ दिया। इसने बोला हमारी तरफ से जंग लड़ेगा कौन, लड़ेगा कौन? क्या हम होगा क्या तो करें? उसमें? अब कौन से इधर क्या करते वो आप बताओ मौलवी साहब। तो उसने सही किया। तो उसने सही किया तो फिर आप बोल रहे हैं कि अभी जंग किसने लड़ी है? तो क्यों उसने ये भी बात लड़ी है मैं पूछ रहा ना। हूं कि क्यों लड़ी है जंग? मौलवी साहब उसने चलो। जंग इसी वजह से नहीं लड़ी थी कि मौलवी हमारे साहब- पल्ले क्या था। मौलवी साहब उन्होंने मुल्क को लूट तो लूट यार कर पल्ले में क्या करेगा क्या था। को क्यों अब बोल और रहे हैं? मैं- मेरी बात सुने, वहाँ जब असेंबली में गए थे तो हाँ, उन्होंने बोला था कि आप लोग बार बार ये कह रहे हैं कि आपने अभिनंदन को क्यों छोड़ा, तो उसने बोला आप बोलते हैं मैं इंडिया के साथ जंग कर लूं, तो इनकी टांगे काम रही थी। शहबाज शरीफ ने बोला हमने कहा बोला आपको कि आप इंडिया के साथ जंग कर लें, वहां पर तो शूशू सलवार में निकल गया था। अब बैठ में एक बंदा खुद पार्लियामेंट में बोल रहा है कि भाई अभिनंदन को छोड़। पार्लियामेंट में आ गया एक बंदा खुद पार्लियामेंट में बोल रहा है, प्राइम मिनिस्टर है। मौलवी साहब है, मेरी बात सुनो प्लीज, एक मिनट है। जो प्राइम मिनिस्टर होता है ऑन ग्राउंड है, वो प्राइम मिनिस्टर है। ऑपोजिशन जो है वो बात करते रहते हैं। राहुल गांधी कितनी बातें करता है पीएम मोदी को, करता है कि नहीं करता है? ऑपोजिशन है, बोलती है। शहबाज शरीफ चाहे जो भी बोले, ये प्राइम मिनिस्टर था, ये प्राइम मिनिस्टर था, पार्लियामेंट में इसने फैसले करने थे, इससे कुछ भी नहीं हुआ। शहबाज शरीफ को ये सुन क्यों रहा है? आगे ये बात है, चलो इसने अच्छा फैसला किया, अभिनंदन को इसने छोड़ दिया बात से। इमरान खान ने सीधे इनसे पूछा, इसने इससे सिर्फ यही पूछा था, इसने सवाल किया तो उसने पूछा कि मैं इंडिया के साथ, आप बोले मैं इंडिया के साथ जंग लड़ने को तैयार हूं। इसने बोला मैंने आपको बोला तो बात क्यों की भाई, आपने बात भी कर लेते हो, बाद में टांगे भी काम किया। तो हम भी वही बात कर रहे हैं। सवाल किया उसने, अच्छा, ये नहीं पूछा। मुझे ये- तो अगर इमरान खान ने पूछा तो उसको बोलता लगा दे क्या, आप मुझे बात एक फिर वो मुझे लगता तो हम बोलते कि इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बड़ा होता है या जो ऑपोजिशन पार्टी में बैठा होता है वो बड़ा होता है? मेरी बात सुने, इस बात का जवाब मैं देता हूँ आपको, दे मैं जवाब। जवाब इसका देना फिर इस बात का जवाब दे रहा हूं। अच्छा। प्राइम मिनिस्टर है, हाँ प्राइम मिनिस्टर था, हाँ। इमरान का प्राइम मिनिस्टर ही था। हाँ, इस वक्त कौन प्राइम मिनिस्टर है? इस वक्त शहबाज शरीफ है। कौन उसकी सुनता कौन है? चपरासी भी नहीं सुन रहा उसकी। हाँ, चपरासी भी नहीं सुन रहा, ठीक बात है, तो क्या प्राइम मिनिस्टर है? सही बात है, कौन प्राइम मिनिस्टर के? सही बात है, वर्दी का प्राइम मिनिस्टर दो। सही बात। सही बात। वो बात मैंने पूछी थी, उसका जवाब वो तो आप पलट जाते हैं बात से। आप मुझे ये बता दे, प्राइम मिनिस्टर बड़ा होता है या जो ऑपोजिशन में बैठा होता है वो बड़ा होता है? प्राइम मिनिस्टर बड़ा होता है। प्राइम मिनिस्टर बड़ा होता है। जवाब दे दिया बार बार। अच्छा, उसका जवाब ये दिया कि शहबाज शरीफ की सुनता कौन है? ओ भाई, आप वर्ल्ड पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आपको इंडिया देख रहा है, पार्लियामेंट में खड़े होकर के आज प्राइम मिनिस्टर कुछ स्टेटमेंट देगा हमारे पायलट के बारे में। ये बंदा बोल रहा है कि हम भाई छोड़ दे, क्या जंग लड़े? तो लड़े जंग उनसे। अगर आप उनका पायलट नहीं छोड़ते तो जंग उन्होंने तो लड़नी थी, मिसाइल तो उन्होंने तैनात कर लिए थे, तैनात कर लिए थे। अच्छा, इसने क्यों छोड़ा? इसने क्यों छोड़ा? इंडिया ने हमें बहुत पता कर। अगर मेरी बात रहता था, शहबाज उसने शरीफ बगैर की- क्या शहबाज शरीफ की चपरासी नहीं हाँ। सुनता तो इसने शहबाज शरीफ की क्यों सुन ली? तो ये खुद चपड़ासी था। इसने क्यों सुन ली शहबाज शरीफ की? इन्होंने ये था लगा दिए, मिसाइल फिट कर दिए। हाँ, ये मारने वाले आप बैठ में करो, आप बैठ में करो। मैं आप तो हमें ये बात बता दें कि इसने छोड़ा क्यों, ये डरा दो क्यों? साल से ऑपरेशन सिंदूर अभी आप ऑपरेशन है। सिंदूर पर आ जाओ, ये बातें सारी साइड पर रख
आज तो ऑपरेशन संदूक आगे पर आ आगे जाओ। बैठे हैं जी, ऑपरेशन वहाँ संदूक चले पर जाएंगे, मार के चले भाई जाएंगे, उन्होंने बेसी हमारी तबाह तबाह कर देंगे, ऑन ग्राउंड आपका मैं ये बात नहीं तबाह कर देंगे। ओ भाई बात तो सुन लो फिर कोई चीज़ पहुंचोगे नहीं बची। हम बात करने दे क्या? ऑन ग्राउंड आपका डीजीएसपीआर बोल इनका रहा कुत्ता है, है इनका ना तो मैं बोल रहा हूँ ना सलमान बोल रहा है ना रहमान बोल रहा है ना ऑन द ग्राउंड डीजीएसपीआर बोल रहा है हमारा जो मतलब के सारी चीजें हैंडल करता है वो बोल रहा है कि हमारी भाई बेसिस आपने तबाह कर गए हैं। आईएसआई का जो चीफ है उसकी बात सुनी थी, वो वही जब चीज। सामने आया था उसने आते ही भाई कहा था कि आपको हैरानगी हो रही होगी कि आपने अपनी जिंदगी में पहली बार यहाँ पे मीडिया के सामने देखा है। मीडिया पर देख हैं? ऐसे ही। इतनी बात थोड़ी होती है हमारे लिए कि वो बंदा आगे यहाँ पे कह रहा है कि आपने जिंदगी में पहली बार देखा होगा कि हम ऑन द मीडिया आए हैं सिर्फ इन बंदों की वजह से, जिन्होंने आगे यहाँ पे हमारे इतने मजाइल मारे हम कुछ कर ही नहीं सके, वो इसलिए आए थे वीडियो मुंह आगे। ऑन ग्राउंड है भाई वीडियो। मौलवी लेकिन साहब ये कुछ था आप- चर्सी इमरान खान, इसने तो चरस इसको पिया हुआ छोड़ो था। यार, ऐसी इमरान इसने खान। बातें छोड़ी थी। मौलवी साहब आप कुछ अर्ज कर- बोल तो दिया और क्या बोल। अच्छा तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर मौलवी पसंद है साहब तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।